ये सूट नैरेटिव सूट करने के लिए एक्सप्लेनेशंस दी जा रही हैं क्या? जी, जी, असल लड़ाई दरअसल आरक्षण पर आकर अड़ गई है क्या? आरक्षण पे अड़ी हुई थी, आरक्षण पे फिर से अड़ गई है। जो आरक्षण का जिन्न आपने जिक्र किया है, ये तब निकला था जबकि ओबीसी को आरक्षण मिला था। तो दलितों को आरक्षण मिला था, उस आरक्षण का जिन्न नहीं बना था। जब ओबीसी को आरक्षण मिला तब जिन्न निकला। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत ही भ्रमित थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो ऊंची जातियां हैं उनको अपने साथ रखते हुए पिछड़ी जातियों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी को उन दुविधाओं से निकलने में लंबा समय लगा और उस पूरे दौरान में मुलायम सिंह यादव, मायावती और लालू यादव की पार्टियां भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से रोकती नहीं। अब जब जातिगत जनगणना का सवाल उठाया गया, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, जो लोग एनडीए में आज कई लोग हैं वो सब भी इसमें शामिल हैं, एनडीए के बाहर राहुल गांधी के नेतृत्व में तो मजबूती के साथ वो मांग उठाई जा रही है और उसको लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बनाया गया। इस चीज ने फिर से भाजपा को उसी मानसिक स्थिति में धकेल दिया है जो वो 1990 में थी। अब भाजपा फिर से भ्रम की शिकार है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि जो उसने हिंदू एकता बनाई थी उसको वो आरक्षण के दबाव से कैसे रोके, कैसे बचाए। मतलब जो है उसकी हिंदू एकता उत्तर प्रदेश में और दूसरी कई जगहों पर छिन्न भिन्न होती हुई नजर आ रही है। असली समस्या इस बात की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस दुविधा के चलते कोई बात साफ कर नहीं पा रही है, कोई साफ नीति बना नहीं पा रही है। उनके पास तो रोहिणी कमीशन के भी आंकड़े हैं, आप कितने बार इसके ऊपर कार्यक्रम कर चुके हैं, सेंशन के बाद कर चुके हैं। और वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई जबकि वो राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। ना रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया और उस रिपोर्ट के मदद से विश्वकर्मा योजना लागू कर दी प्रधानमंत्री ने। लेकिन उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उससे जो एक पूरी सामाजिक आर्थिक नीति बननी चाहिए, लुक्का छिपी का खेल क्यों? बिल्कुल वही खेल जब आयोग बनाया 2017 में बना वो आयोग, 13 एक्सटेंशन हुई, 2023 में राष्ट्रपति को आपने इस चालाकी को, ये जो चालाकी है, इस चालाकी को राहुल गांधी के नेतृत्व में जो जातिगत जनगणना की मांग को रेखांकित किया गया है मजबूती से राष्ट्रीय मंच पर, इस चालाकी को पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया है उसने। अब ये लोग बहुत परेशान हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि ये बात अगर इसी तरह आगे चलती रही तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को वे समूह दलित और ओबीसी जातियां, चाहे वो अति पिछड़ी हो और अति दलित हो, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिया पार्टी मानने लगेंगी। इसमें क्लेवर पॉलिटिक्स क्या तेजस्वी ने कर दिया और ये आने वाले दिनों में किस तरफ जा सकती है जब वो 9वीं अनुसूची में डालने की अब मांग कर रही है। ठीक बात है, देखिए चालाकी का जवाब तो चालाकी से दिया जाता है, राजनीतिक रणनीति। बिल्कुल बिल्कुल। तमिलनाडु में 59% है ना, 69% है ना आरक्षण। अच्छा, अब उन्होंने 9वीं अनुसूची की मांग की है, अब इसमें राज्य और केंद्र सरकार इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत देर तक तो कुछ बोलेगी ही नहीं। आप देख लीजिए, आप भाजपा के प्रवक्ताओं से बुला के बात कर, नहीं नीतीश बोलेंगे कि नहीं ये देखने वाली बात। नीतीश भी नहीं बोल भाई, सबसे पहले नीतीश को बोलना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं ना भाई, जातिगत जनगणना मैंने कराई, मैंने आरक्षण भी बढ़ाकर 65% कर दिया था, तो अब बोलिए ना 9वीं अनुसूची में। इंडिया गठबंधन के इस रवैये से एनडीए पूरी तरीके से सांसत में है, दुविधा में है और भ्रम की स्थिति वहां फैली हुई है। इस भ्रम की स्थिति से वो कैसे निकलेंगे ये उनको नहीं पता है। अभी तक कोई भी नीति, कोई भी युक्ति ऐसी सामने नहीं आई इससे पता चले कि वो उससे निकल सकें। मेरा मानना है कि इसीलिए जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो विधानसभाओं के हों या आगे आने वाला लोकसभा का चुनाव हो, उसमें जातिगत जनगणना का सवाल गेम चेंजर साबित होगा। आपने मेरे अगले सवाल को पहले से ही भांप लिया और यही तो फायदा होता है तजुर्बेकार, जब विश्लेषक आपके साथ बैठे होते हैं तो रोज ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि भी हो जाती है। तो ये जो आरक्षण क्या सत्ता का कवच बनता जा रहा है, और इसमें मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश का तो जिक्र किया जी, 120 सीटें हैं, पर महाराष्ट्र में भी चुनाव है, मराठा आरक्षण की वहाँ पर गूंज है, जरांगे पाटिल वहाँ पर बैठे हुए हैं, ताल भी ठोक रहे हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी का जहाँ पर सबसे तकड़ा स्ट्राइक रेट है जिन इलाकों में, वहीं पर यह गूंज सबसे ज़्यादा है। दक्षिण में बीजेपी का कुछ ज़्यादा है नहीं, वहाँ पर तो पहले ही तमिलनाडु में बढ़ा हुआ है, पर हिंदी भाषी राज्यों में क्या अब ये सुरक्षा का कवच बनता साफ दिखाई दे रहा है और इसीलिए इतनी राजनीतिक उथल पुथल है? विनोद, देखिए, जो बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही, चाहे आशुतोष ने कही हो, अभय जी ने कही, प्रभु जी ने भी कुछ बातें कही, मैं आशुतोष और अभय जी की इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि जो दुविधा भारतीय जनता पार्टी की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। भाजपा बिहार में तो आरक्षण जातिगत जनगणना के समर्थन में आगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिलती है प्रधानमंत्री से, और वहां बिहार विधानसभा में समर्थन भी करती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उस पर चुप है, खामोश है, और उस पर अलग अलग सुर है।
दरअसल तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार पर हम को भाजपा से जुड़े लोग, भाजपा से जुड़े संगठन ही हाईकोर्ट का, पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं इस आरक्षण को लेकर, 65% को लेकर पुनर्विचार याचिका उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। आप सबका नाम जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो चाहता है इस देश में हिंदू पहचान बने, लेकिन जातिगत जनगणना जो है वो पहचान, जो जाति की पहचान है उसको उजागर कर देती है। फिर आदमी जो है वो हिंदू ना होकर भी ब्राह्मण ठाकुर अभी देखिए, हो अभी जाएगा। फ्लैश कर रहे थे ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी में, चंदौली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे अभी, और उन्होंने कहा एक योगी और संत सत्ता के पीछे नहीं भागता है, सत्ता का गुलाम नहीं होता है। अब यही योगी आदित्यनाथ सरकार का जो फैसला था भाई, 69,000 जो सहायक शिक्षक की भर्ती थी, और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कहती है नई मेरिट लिस्ट लेकर आओ, तो केशव प्रसाद मौर्य तो छोड़िए, उनकी अपनी राजनीति थी। संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, वो कहते हम तो बता रहे थे योगी आदित्यनाथ को, और वो कह रहे थे 16 दूनी 8 का पहाड़ा पढ़ा दिया अधिकारियों ने, वो हमारी सुनते नहीं है जी, चूक हो गई, अब इंसाफ हो रहा है। तो ये मामला बहुत, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, उसमें चिराग पासवान, इन लोगों के मन की धड़कनें भी बढ़ गई हैं कि बीजेपी के साथ हमारा वोट बैंक ना कहीं नहीं, धड़कनें बढ़ नहीं गई, मामला फंस गया है, फंस गया है। ये बहुत ऐसा फंस गया है कि इससे कैसे निकलेंगे। योगी जी की जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, योगी जी अपनी जिस यूएसपी की वजह से बड़े लोकप्रिय माने जा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, उसका भी सब तमाम सच सामने आ रहा है। और अब जो सामाजिक, जो लोकसभा के चुनावों ने जो तस्वीर पेश की है, वो बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ना, वो अपने कदमों पर दूसरों को चलने को मजबूर करता नहीं, है। वो ठीक है, वो अपना अभी इनको मजबूर नहीं, मैं इसको आरक्षण से भी जोड़ रहा हूँ, अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मैं आपको जो बता, राहुल गांधी ने जो इलाहाबाद के सम्मेलन में प्रयागराज में जो कहा, दो बातें कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात तो उन्होंने कही कि ये मेरी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, और मुझे इसका राजनीतिक नुकसान हो या फायदा हो, मैं इसको लड़ता रहूंगा। ये एक बड़ी बात। विचार भी अभी बने, पहले विचार बनी नहीं पाए, अभी बने ना। हाँ, लेकिन वो उसको कह रहे हैं राजनीति से ऊपर है। हाँ। दूसरा जो उन्होंने मिस इंडिया वाली बात कही, उसको समझने की जरूरत है कि मिस इंडिया में आपको कोई ढूंढे दलित नहीं मिलती लड़की, इसको लोगों ने इंटरप्रेट किया कि उसमें आरक्षण चाहिए। वो बात नहीं है। उनका कहना है कि 70 साल 75 साल में के बावजूद अभी दलितों और पिछड़ों में इतनी आर्थिक उन्नति नहीं आई है कि उसमें कोई लड़की मिस इंडिया के लिए कम्पीट कर सके। कि भाई दलित पिछड़े वर्ग के लोग, वो कभी खूबसूरत महिला हो ही नहीं सकती, लड़की सुंदर हो नहीं सकती। वो उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं कि वहां तक कम्पीट कर सके, वहां तक जा सके। हाँ। बात ये, और ये बात तो जो है, चाय वाला हमने उस दिन कार्यक्रम भी किया, ये बात प्रधानमंत्री ने चाय वाला किसी ने बोल दिया, तो कैसे बुलाया? ये बात यही नहीं रुकेगी। ये संकेत है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग उठेगी, उठी रही है, नहीं पहले से उठ रही है, और तेजी से उठेगी। वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन उठेगी। जातिगत जनगणना जो है उसका अगला पड़ाव निजी क्षेत्र का आरक्षण होगा। तो ये आरक्षण की लड़ाई यहां रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई जातिगत जनगणना उसका खतरनाक मोड़ भी ले लेगी फिर तो। जितनी ये मंडल 2 है, और मंडल 2 के बाद मंडल 3 होगा निजी क्षेत्र। फिर तो हर चीज अनुपात में ही चलने लगेगी। इसमें कहीं ना कहीं प्रभु की बात फिर वो हमेशा एक बेल रिंग करेगी, भाई मेरिट को तो तवज्जो दोगे ना। आप किसी को इस बात के लिए आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते या उसको रोक नहीं सकते कि भाई तुम मेरिट तो है, पर तुम्हारी आबादी वाले, तुम्हारी जाति वालों को उतना हक मिल चुका, इसलिए आप वेटिंग लिस्ट में चले जाओ। ये संकट तो आएगा, ये संकट ये तो विरोधाभास और ये संकट अंतर्द्वंद तो आएगा, निश्चित रूप से आएगा। लेकिन फिर जैसे होता क्या है, अभी भी कई बार जो रिजर्व पोस्टें होती हैं उनको डिजर्व कर दिया जाता है। अब जी जानते हैं यूनिवर्सिटी में संदीप बताइए, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आरक्षण का प्रश्न उसका हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्यों नहीं होना चाहिए? जो सरकारें हैं जिनके पास बड़े बड़े बहुमत होते हैं, उन्हें संविधान संशोधन करके या कोई और संसदीय विधायी तरीका अपनाकर निजी क्षेत्र के ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं डालना चाहिए कि वो भी आरक्षण की प्रक्रिया में अपना योगदान